अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी खूनी भेड़िए का दूसरा हिस्सा। पिछले हिस्से में आपने सुना था कि पाल हाल अपने दोस्तों के साथ मिलकर पागल खाने की जेल से फरार होने में कामयाब हो जाता है और फिर उसका दोस्त उसे फादर ली करन से मिलाता है और ली करन उसे एक बैग जिसमें वो कपड़े और एक रिवॉल्वर रख कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर पाल हाल ली करन को फ़ोन करता है और वो उसे बताता है कि उसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापे और तलाशियां ले रही है और उस वक़्त उसके घर की भी तलाशी की जा रही थी। और फिर उसे ख़्याल आया, अगर पुलिस ने उस जगह चेकिंग की और उन्हें मालूम हुआ कि मैं जा चुका हूँ, तो वो मुश्तबा होकर कार की आमद का इंतज़ार कर सकते थे ताकि जब वो उसमें बैठे तो आ पकड़ें। उसका ज़हन तेज़ी से सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। वो ली करन की कार को अच्छी तरह पहचानता था, स्याह रोडेस्टर। तब उसे ख्याल आया कि इधर आने के लिए कार को बहरहाल एवेन्यू इंटरसेक्शन को क्रॉस करना पड़ेगा। इस जगह रोड पर सिग्नल लाइट्स थीं। बस वो उधर चल दिया। उसी चौराहे पर पहुंचने के बाद उसे खासा इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ एक अमारा से टेक लगाकर वो इंतज़ार करने लगा। सिग्नल की बत्तियां जल बुझ रही थीं। वो मुंतज़िर था। ये सारा चौराहा रात की रोशनी में दमक रहा था। उस जगह ज़्यादा देर रुके रहना उसके लिए मुसीबत बन सकता था। एक बार उसे एक पुलिसमैन बरसाती में अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। पाल के लिए यह लम्हा परेशान कुन था। वो ऐसी जगह थी कि वहां से उसे खिसकना भी शुबे में डाल सकता था। मगर ये उसकी खुशबख्ती थी कि बारिश की वजह से पुलिसमैन ने कोई तवज्जो नहीं दी और तेजी से गुजरा चला गया। पाल ने लरज कर एक लंबी सांस ली। 5 मिनट मजीद, फिर 10 मिनट, और फिर उसने सामने से आती वो कार देखी। चौराहे की बत्ती सुर्ख थी। वो फुर्ती से लपका और बढ़कर उसने दरवाजे पर हाथ डाला। जुर्मी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। जुर्मी ने हैरत से उसे देखा। दरवाज़ा खुला और वो अंदर घुस गया। तब ड्राइवर ने उसे हैरत से देखा। आपने तो ड्रग स्टोर का पता दिया था। हाँ, उसने सुकून से बैठते हुए कहा और फिर उलझते हुए बोला, कार को दाएं तरफ मोड़ लो और यहाँ से निकले चलो, जल्दी। ड्राइवर ने तामील की। कुछ दूर जाकर उसने कहा, मुझे ये कार चाहिए। तुम इस जगह उतर जाओ जहाँ से आसानी से घर जा सको। मुझे मिस्टर ली करन ने बता दिया है, मगर उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ ही रहूं। क्या उसने ड्राइवर को देखा जो मुस्कुरा रहा था। तुम मेरे साथ? बिल्कुल, मैं काम का साबित हूँगा, मगर फिक्र मत करें। ये बताएं कि किधर चलूं। अरे होथब, पाल ने कहा, रे होथब, और फिर ग्रे टूरान। आगे जो खुदा की मर्जी होगी वो होगा। मुद्दतों से हनरी गेट पुराने रे होतब को किसी ना किसी तरह चला रहा था। बरसों से वो गांव में जाता आ रहा था, मगर सिर्फ अपने काम से। मगर वो खासा बाखबर आदमी था। बरसों से वो उस खदशे के साथ जी रहा था कि किसी ना दिन कुछ होगा ज़रूर। उस रात भी वो बरामदे में खड़ा हुआ था और वादी की तरफ देख रहा था जो नीचे फैली हुई थी और जिस पर शाम उतर रही थी। हवा ठंडी थी और उसमें होने वाली बारिश से मजीद बोरची बसी थी। अंधेरा हर तरफ से बढ़ता जा रहा था और गांव में उसमें डूबा जा रहा था। रास्ते की दूसरी तरफ एक रोशनी झिलमिला रही थी जो इस बात का ऐलान कर रही थी कि वो लड़का जिसका नाम टॉम था काम में मसरूफ़ है। कुछ और मदम सी रोशनियां इधर उधर झिलमिला रही थीं। उनके पीछे जंगलात का सिलसिला था और आसमान पर बदलियां छा रही थीं जो मजीद बारिश का ऐलान कर रही थीं। ये एक शैतानी रात लगती है। गेट बुड़बुड़ाया। उसने अपने पाइप का कश लिया। उसी वक्त सामने के अहाते का दरवाज़ा खुड़खुड़ाया और एक नौजवान नजर आया। उसने गेट को देखकर हाथ हिलाया। मैं घर जा रहा हूँ, उसने बुलंद आवाज़ से कहा। यह रात खासी घनी लगती है। फिर लड़के ने बत्ती गुल की, दरवाज़ा लॉक किया और चला गया। गेट ने एक बार फिर वादी की तरफ निगाह डाली और बुड़बुड़ाया। आज रात उस पुराने सराय में चीखें और कह के ज़रूर गूंजेंगे। फिर वो मुड़ा और अंदर चला गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। होथब नामी गांव सो गया था, सुकड़ गया था। उसे खौफ के लिबादे में दूसरी सुबह तक इसी तरह रहना था। 1 घंटे बाद एक स्याह रोड वेस्टर अंधेरे का सीना चीरती बढ़ती दिखाई दी। ये 60 मील का सफ़र तय करके मुतअद्दिद सुनसान रास्तों से गुजरती यहाँ पहुंची थी। मैट जर्मी उसे चला रहा था जबकि पाल हाल सीट पर पैर फैलाए नीम दराज बैठा हुआ था। पॉल ने कार का दरवाज़ा खोला। नीचे फैली वादी अंधेरे में डूबी हुई थी।
यहाँ पर रोड कोई 5 मील की चढ़ाई के बाद एक छोटी सी आबादी के मुंह पर जरा की जरा ठहरी थी। इससे आगे 1 मील बाद दूसरी रियासत की सरहदें शुरू हुई थीं। ये छोटा सा गांव ही हो तब 7 माह बाद भी वैसे का वैसा ही था, अकेला, दूर अफ्तादा। यहाँ सर्दियों में भी बर्फबारी होती थी और गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा रोशन नहीं रहता था। एक बड़े शहर से ये सिर्फ 60 मील के फासले पर था, मगर यह फासला सैकड़ों मीलों पर मुहित था। इसकी सिमत कोई तवज्जो नहीं देता था। कैसी लगी ये जगह? पाल ने जर्मी को मुखातिब किया। नहायत बुरी, जर्मी ने कहा, मगर छुपने के लिए बहुत मौजू। मगर मैं छुपने के लिए इधर नहीं आया हूँ। अच्छा, ड्राइवर ने हैरत से कहा। मैं समझा था। दोनों साथ साथ जीनों पर चढ़ने लगे। होटल का दरवाज़ा मुकफ़िल था। अंदर से शायद लोग सो रहे थे। बूढ़ा गेट ऊपरी मंजिल पर होगा। इन औकात में मुसाफिर इधर नहीं आते, पॉल ने कहा और दरवाजे को जोर से बजाया। मिस्टर गेट, उसने आवाज़ लगाई। उसे खासा इंतज़ार करना पड़ा। फिर पैरों की शिफ शिफ आवाज़ सुनाई दी, मगर दरवाज़ा फौरन ही नहीं खुला। दाएं जाने वाली खिड़की में एक चेहरा नज़र आया और कुछ रोशनी एक सिम्मा से निकलकर बरामदे में पहुंची। फिर चेहरा गायब हो गया और दरवाजे की जंजीर हटा दी गई। दरवाज़ा एहतियात से खुला। गेट को देखते हुए पॉल ने कहा, तुम ही मिस्टर गेट हो? वैसे उसे मालूम था कि यही गेट है। जनाब फरमाइए मिस्टर गेट, हम लोग 1-2 रोज़ के लिए यहाँ क़याम का इरादा रखते हैं। क्या 2 खाली कमरे होंगे? आप लोग ठहरेंगे यहाँ इस जगह? हाँ। क्या कमरे नहीं हैं? ओह, कमरे तो हैं, मगर आप लोग, मेरा मतलब है शायद ये जगह आपको पसंद ना आए, उसने उनकी गाड़ी को देखते हुए कहा। पाल ज़बरदस्ती हंसा। उसकी फ़िक्र मत करो, हम ज़रा इधर उधर घूमेंगे, हो सकता है एक शिकार कैंप भी लगाएं। तुम हमें कमरे दिखाओ। बूढ़े गेट का खौफ रफा हो चुका था। होटल अंदर से कुछ बेहतर ना था। दीवारें चटकी हुई थीं। एक नंगा पुंगा लॉन्च भी था। वहीं एक मेज़ पर पड़ी थी, उस पर एक लैंप रखा हुआ था। उसके पीछे जीने थे जो ऊपर की मंजिल पर जाते थे जहां अंधेरा हो रहा था। जनाब, आप लोग अपने नाम बता दें, गेट ने कहा। मैं कमरे दिखाने के बाद रजिस्टर के खाना पूरी करूंगा। मेरा नाम जेम्स पॉटर है, पाल ने कहा। जेम्स पॉटर और शोफर। वैसे मिस्टर गेट, तुम्हारे पास कोई टाइपराइटर है? टाइपराइटर, गेट ने कहा, कभी था, मगर वो बहुत पुराना हो गया था और ख़राब भी था। मैंने बेच दिया। वैसे भी यहाँ बहुत मामूली बिजनेस है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत ना थी। उनके कमरे ऊपरी राहदारी की आखिर में थे। दोनों मुल्हक थे और बीच में एक दरवाज़ा भी था। पाल ने गेट के हाथ में एक नोट थमा दिया। उसके जाने के बाद जुर्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और पाल की तरफ सवारिया नज़रों से देखा। उसने मुझे पहचान लिया, उसने ड्राइवर से कहा। क्या मतलब? ड्राइवर ने हैरत से कहा। जुर्मी, ये वो जगह है जहाँ उस रात मैं और रोथ ठहरे थे। तुम्हें तफसील मालूम नहीं है। तुम उन दोनों मिस्टर ली करन के साथ फ्लोरेड में थे। मैं समझा, आपका ख्याल था वो पहचान लेगा। हाँ, मगर 7 महीने बहुत होते हैं। फिर पागल खाना ऐसी जगह है जहाँ सूरतें बिगड़ कर रह जाती हैं। जुर्मी, ज़रा थैला खोलो। उसके बाद वो मेज़ पर जा बैठा और वहाँ उसने 2 खत लिखे। एक डॉक्टर अंतोन करमीफ के नाम और दूसरा डॉक्टर फ्रैंक्स एलन बाई के लिए। उस पर उसने शहर के सरकारी अस्पताल का पता डाला। करमीफ के नाम जो खत था वो कुछ यूं था। माय डियर करमीफ, ये एक अहम खत है और फौरी अमल का मुतकाजी। पाल हिल नामी वो नौजवान जिसे तुमने और एलन बाई ने आज से 7 माह कबल पागल करार दिया था और जो पागल खाने से हाल ही में फरार होने में कामयाब हो गया था, इस वक्त री होथम नामी गांव में होटल री होथम में मौजूद है और एक अजीबो गरीब बेहोशी में पड़ा हुआ है। इत्तेफाक से मैं इधर तातीलात गुजारने आया हुआ था और उस तरफ से जा रहा था। मैं उस नौजवान की देखभाल कर रहा हूँ। ये एक अजीब सा मामला है। मेरा ख्याल है तुम दोनों के लिए खासा तवज्जो का बायस होगा। ये एक ऐसी ही बेहोशी है जो मेरे लिए अजनबी है। उसने होटल में अपना नाम जेम्स पॉटर लिखाया। मेरी तजवीज़ है कि बात को मुश्तहिर किए बगैर फ़ौरन आ जाओ। बेशक बाद में मरीज़ को फिर उसी जगह पहुंचा देना, मगर पहले उसे देख लो। मैं एलन बाई को भी बुला रहा हूं और ख़ुद भी रुका हुआ हूं। वॉन हेलर, एमडी। दूसरा खत जो एलन बाई के नाम था उसी की नकल था। पॉल ने खत लिखकर उन्हें पढ़ा और खामोशी से बैठकर उन्हें घूरने लगा। वो एक जुआ खेलने जा रहा था। ये एक बाजी थी, दाव था, बहुत कुछ उस पर लगा हुआ था।
ایک بات اسے اچھی طرح معلوم تھی کہ مشہور زمانہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر وان ہیلر ان دنوں ادھر ہی کہیں آیا ہوا تھا۔ پاگل خانے میں وان ہیلر نے اس کا کیس ان دونوں سے ڈسکس کیا تھا۔ صرف مسئلہ ہاتھ کی لکھائی کا تھا۔ اس سے راز کھل سکتا تھا مگر مجبوری تھی۔ ٹائپ رائٹر ہوتا تو اچھا تھا، پھر بھی یہ چانس تو اسے لینا ہی تھا۔ جرمی اس نے ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ اب ہمیں ذہن اور قوت ارادی سے کام لینا ہوگا۔ ڈرائیور نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں سکا تھا۔ پال نے کوئی وضاحت نہیں کی اور بولا، اب تاخیر کی ضرورت نہیں ہے، چلو چلتے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا۔ گیٹ نے لیمپ جلا لیے تھے اور راہداری میں پیلی پیلی روشنی ہو رہی تھی۔ نچلی منزل پر بھی ایک لیمپ کی ملکجی روشنی ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں ان دونوں کے سوا شاید کوئی بھی مسافر نہ تھا۔ گیٹ نچلی منزل پر بیٹھا اپنا رجسٹر بھر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ چونکا۔ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں، پال نے اسے بتایا۔ اس وقت رات میں تعجب سے گیٹ نے اسے دیکھا۔ پال تلخی سے مسکرایا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ شخص مجھے بتا رہا ہے جیسے مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ جگہ کتنی ویران اور کتنی ہیبت ناک ہے۔ ادھر کوئی میل باکس ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں سر، گیٹ نے کہا، مگر صبح کو ڈاکیا آتا ہے، میں یہ خط اسے دے دوں گا، کل رات تک یہ مارسن پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پال نے کہا۔ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ احتیاط سے گیٹ نے پوچھا۔ رات بہت اندھیری ہے، ذرا اس روڈ تک جو مارسن کی سمت جاتا ہے۔ رک کر اس نے گیٹ پر نظر جمائی اور بولا، کبھی میں ادھر آ چکا ہوں، اگر میرا خیال غلط نہیں ہے تو ادھر ہی ایک سرائے INN بھی ہے جو کچھ عجیب سا نام ہے، گے گوزیا گرے گل ان، یا پھر آپ شاید گرے ٹو ڈان کی بات کر رہے ہیں۔ او ہاں، یہی نام تھا۔ وہ شاید بند ہو گئی ہوگی۔ نہیں سر، گیٹ نے دھیمی آواز میں کہا، مگر میرا خیال ہے آپ ادھر نہ جائیں۔ پال نے بات کاٹ دی۔ اسے کون چلاتا ہے؟ وہ ایک بوڑھا اپاہج ہے، ایک بیرونی شخص، کوئی نہیں جانتا کہاں کا ہے، گاؤں میں کبھی نہیں جاتا، بس اپنی سرائی ہی میں لنگڑاتا پھرتا رہتا ہے۔ اس کا نام مرگن اسٹرام ہے۔ عجیب سا نام ہے، پال نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ اور تم ادھر جانے سے کیوں منع کر رہے ہو؟ کوئی خاص بات ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ گیٹ نے پھر لہجہ آہستہ کر لیا۔ بس ادھر سے کچھ بری بری آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ویسے میں نے وہاں اب تک عمدہ کاریں آتی دیکھی ہیں، اور لوگ بھی، مرد و زن بہت اعلیٰ سوٹ والے، مگر میں نے انہیں آتے ہی دیکھا ہے، جاتے کبھی نہیں دیکھا۔ اور کیا؟ یہ کوئی 7 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ایک رات میں اپنی میز پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان جوڑا جنگلات سے نکل کر روڈ پر دکھائی دیا تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اور وہ لڑکا، وہ بھی آپ جیسی قد و قامت کا تھا، مگر وہ ذرا آپ کے مقابلے میں بھاری بدن کا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کی کار خراب ہو گئی ہے، وہ فون کرنا چاہتے ہیں۔ گیٹ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ ان کے پاس آ گیا اور بولا، دونوں نے رات کا کھانا یہیں کھایا تھا، پھر وہ ٹہلنے نکلے تھے، مگر پھر وہ پلٹے ہی نہیں، کہیں کھو گئے تھے، مجھے نہیں معلوم۔ میں آدھی رات تک انتظار کرتا رہا۔ میرے ساتھ گیرج والا آدمی بھی تھا، اس نے کار ٹھیک کر دی تھی، پھر ہمیں چاپیں سنائی دی تھیں اور کچھ شور۔ ہم اکیلے تھے، پھر ہم نے اس نوجوان کو دیکھا، وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے ہوش کھو بیٹھا ہو۔ اس نے بازوؤں میں لڑکی کو تھام رکھا تھا، لگتا تھا وہ مر چکی ہے، مگر وہ زندہ تھی اور اپنا دماغ کھو بیٹھی تھی۔ پال ساکت کھڑا یہ قصہ سن رہا تھا، پھر بالآخر اس نے کہا، پھر وہ نوجوان تھکان سے چور ہو کر زیتون پر ہی گر گیا تھا، پھر میں نے اور مکینک نے مل کر انہیں اٹھایا تھا اور انہیں کی کار میں ہم انہیں مارسن لے گئے تھے۔ وہاں کئی بڑے ڈاکٹر بلائے گئے اور ان دونوں کو بعد میں پاگل خانے بھیج دیا گیا تھا۔ کمرے میں کافی دیر تک سناٹا سا رہا۔ بالآخر پال آہستہ سے ہنسا۔ اچھی کہانی ہے، اس نے کہا۔ کیا وہ دونوں ابھی تک پاگل خانے میں ہیں؟ میرا یہی خیال ہے، گیٹ نے کہا، پھر بولا، یہ کوئی کہانی نہیں تھی سر، سچا واقعہ ہے، میں اس کا شاہد ہوں۔ اچھا خیر، پال نے کہا، اب ہم لوگ چلتے ہیں۔ دیکھیں سر، گیٹ نے اجلت سے کہا، میرا خیال ہے سر آپ نہ جائیں، یہ روڈ بہت بری ہے، ایسی اندھیری رات میں ادھر جانا بہت نامناسب ہوگا۔ بڑے صاحب تم فکر مت کرو، پال نے مسکرا کر کہا، اس بار ویسا نہیں ہوگا۔ اس نے مڑ کر مذاکن جرمی کو دیکھا اور بولا، اسے لاد کر لانا میرے بس میں نہ ہوگا۔ جرمی مسکرا دیا۔ جب وہ چل دیے تو بوڑھے گیٹ نے حیرت سے دیکھا، پھر وہ آہستہ قدموں سے بڑھا، اس نے دروازہ بند کیا اور شانے اچھالتا ہوا
मुड़ गया। उस रात वो सड़क जिस पर शाजू नादिर ही सफ़र किया जाता था और जो गांव रेहोथब और 20 मील परे वाक़या मार्सन के दरमियान वाक़या थी, गैर मामूली तौर पर अंधेरी और सुनसान हो रही थी। ये मेन हाईवे से कोई मील भर के फासले पर थी। उससे आगे जाकर सड़क जंगलों में दाखिल हो जाती थी, जहां ना आवाज़ें उभरती थीं और ना ही रोशनियां नजर आती थीं। सियाह रोडेस्टर को जुर्मी चला रहा था। उस पर खाक धूल पड़ी हुई थी। उसकी हेडलाइटें अंधेरे को चीरती बढ़ रही थीं। दोराहे पर उसकी रफ्तार कम हो गई। जुर्मी ने पहिया घुमाया, फिर मजीद आहिस्ता से ये कस्बा मार्सन जाने वाली रोड पर चल पड़े। आगे का रास्ता शाम की तरह बल खाता हुआ था। वाकई ये मकाम खासा हैबतनाक सा है। जुर्मी बुड़बुड़ाया। पाल का चेहरा जर्द हो रहा था। उसकी नज़रें सामने रास्ते पर मरकूज थीं। एक बार उसने हाथ से अपने जेब को छुआ जिसमें रिवाल्वर रखा हुआ था, मगर उसे मालूम था कि उसकी अफादियत कोई नहीं। एक जगह उसने जुर्मी से कहा, बस इधर ही रोक दो। इस जगह? हाँ, हम पैदल चलेंगे। रोडवेस्टर झाड़ियों के पास रोक दी गई। कुंजियां हाथ में रखना, हमें उसकी फौरी ज़रूरत पड़ सकती है, पॉल ने जुर्मी से कहा। जुर्मी ने कार लॉक की और उतर आया। पॉल ने उसका शाना पकड़ते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्यों नहीं सर, मैं उम्दा फाइटर हूँ, आपको पता है। पायल आहिस्ता से हंसा। आप कब कपा रहे हैं सर? ड्राइवर ने उसे देखते हुए तशवीश से कहा। अच्छा, उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा। पॉल ने इधर उधर देखा, फिर वो तंग सी सड़क पर चल दिए। वो अपने अंदरूनी खौफ पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। हवा चल रही थी और आसपास सरगोशियां सी उभर रही थीं। उस पर एक बार फिर कपकपी तारी हुई। जुर्मी को किसी माफूकुल फितरत शय का कोई खौफ ना रहा था। वो मजबूत कदमों से चल रहा था। उसे कुछ मालूम ना था। पाल को उसकी शख्सियत मैया से बहुत तकवीत हो रही थी। कुछ देर बाद उन्हें अंधेरे में एक स्याह हैवला नजर आया जो किसी इमारत का था। पाल ने कहा, यह है वो जगह। उसमें कुछ रोशनी सी हो रही थी। जुर्मी ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, वहाँ रोशनी थी, मगर बहुत हल्की, जो किसी टूटे शटर से निकल रही थी, जबकि तमाम इमारत ऊपर से नीचे तक अंधेरे ढेर की तरह नजर आ रही थी। उसकी शक्ल किसी मेंढक जैसी थी। शायद इसीलिए इसे टू डॉन का नाम दिया गया था। उसकी तीनों जानिब एक ना ख़त्म होने वाली अंधेरे की दीवार खड़ी थी। ये कोई अच्छी जगह ना थी। ये क्रेटू डॉन किसी ज़माने में ये ज़रूर अच्छी थी, जब ये एक रोड हाउस थी। ये एक आउट ऑफ वे रोड पर वाक़या थी और अपनी एक शोहरत रखती थी। करीबी शहर से लोग तन्हाई की तलाश में इधर आते थे, खाते पीते थे और ये हाउस काफ़ी रचा बसा रहता था। मगर अब सूरत हाल बिल्कुल दूसरी थी। सब कुछ बदल चुका था। ये सराय पुरानी और बोसीदा हो चुकी थी। रोड अब इस्तेमाल में नहीं रह गए थे। इस जगह की दूर अफ्तादगी अब सुनसान हो चुकी थी, मगर एक हल्की सी रोशनी निचली मंजिल में हो रही थी। पॉल और जुर्मी एहतियात से उधर बढ़ रहे थे। रास्ते में घास उगी हुई थी और दोनों जानिब झाड़ियाँ थीं। उसके अलावा यहाँ कोई चीज़ और थी जिसे जुर्मी तक ने महसूस कर लिया था, हालांकि उसे कुछ नहीं मालूम था। ये थी इस जगह की हैबत, उसको अजूबापन और सर, यहाँ की हवा। जुर्मी बोलते बोलते रुक गया। पाल ने सुकड़ते हुए सांसों की 50 गज का फासला देखा और कपकपा कर बोला, क्या? यहाँ की हवा में एक अजीब सी बू है। जुर्मी ने सांस लेते हुए कहा। पाल जानता था वो ठीक कह रहा है। उसे मालूम था कि ये कदीम इमारत अपनी वीरानी समेत जिंदा कहीं जा सकती है। ये उसकी सांसों की बू थी। उसका कोई ताल्लुक इर्द गिर्द के माहौल से ना था। उससे मिट्टी की बू निकलती थी। ये बू उन मुर्दा जिस्मों की थी जो यहाँ के बासी थे और जो मुर्दा ना थे, मगर जुर्मी को मालूम ना था। बिल आखिर वो इमारत की एक जानिब पहुंच गया। पाल वहीं अंधेरे में एक तरफ रुक गया। वो सीधा इमारत का ढांचा सर उठाए खड़ा था। उसका जहन एक बार फिर माजी में जा पहुंचा था और खौफ उसके अंदर उबलने लगा था। उसका जी चाह रहा था कि वो पागलों की तरह चीखने लगे, इस तरह जिस तरह आज से 7 माह कबल वो हंसते और चीखने चीखने लगा था। तमाम बातें एक एक करके उसके तस्वुर से गुजर रही थीं और उसे बेचैन कर रही थीं। किसी तरह हिम्मत करके उसने टूटे हुए शटर के रखनों में झांका। फिर वो वहीं रुक गया और खिड़की से अंदर देखने लगा। उस गंदे विंडो ग्लास से अंदर बहुत हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। वहाँ एक छोटी सी मेज के सामने एक लंबा सा हैवला बैठा हुआ था। एक ऑयल लैंप सरे पर रखा हुआ था जिस पर शेड लगा हुआ था। यह चेहरा बहुत बदसूरत था।
किसी मेंढक जैसी शक्ल थी ये। घनी भवों तले जड़ी हुई आंखें मुसलसल चमक रही थीं। उस शख्स की नाक बहुत चौड़ी थी और मुंह भी मोटे मोटे होंठों वाला और चौड़ा सा था। आदमी साकित बैठा हुआ था, शायद नीम गनुदगी में था। लैंप की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। नीचे फर्श पर एक कालीन पुराना बिछा हुआ था। फर्नीचर वगैरह की परछाई दीवारों पर कांप रही थी। पॉल मुसलसल इस मंजर को देखे जा रहा था। वो उस वक़्त चौंका जब जुर्मी ने उसे हिलाते हुए और छूते हुए कहा, सर, कोई आ रहा है, कोई कार है। पॉल ने उजला से जुर्मी को पकड़ा और सरगोशी में बोला, घास पर लेट जाओ, क्या मामला है आखिर। घास पर मुंह के बल लेटते हुए जुर्मी ने आहिस्ता से पूछा। खामोशी। रोड की सिमत से किसी कार की आवाज़ उभर रही थी। फिर ये कार नज़दीक आ गई और हॉर्न दिया गया। ये दबा दबा सा हॉर्न था। कार की हेडलाइट अलबत्ता रोशन थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।